सोचो आप शाम को टीवी चालू करते हो एंड एक न्यूज़ निकल कर आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रूस को साइन कर लिया है ईरान के साथ। दोनों में समझौता हो गया है और अब लड़ाई बंद होने वाली है। दुनिया चैन की सांस लेती है, चलो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने वाला। बट अगले दिन सुबह हेडलाइंस निकल कर आती है, जॉर्डन में अमेरिका के जितने भी बेसिस है उसके ऊपर मिसाइल अटैक हो गया है। और फिर शाम को एक और स्टेटमेंट आती है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी विल हिट देम वेरी हार्ड, और अमेरिका की सेंट्रल कमांड ईरान के ऊपर दोबारा से हमला स्टार्ट कर देती है। और देखते देखते ये लूप स्टार्ट हो जाता है पिछले 6 महीनों से। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान की जो ये लड़ाई चल रही है ये इतनी कंफ्यूजिंग है क्यों। हर रोज या तो पीस टॉक्स होती है एंड देन अगले दिन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बरसा रहे होते हैं। सो आखिर में चल क्या रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 3 रीजन बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है एंड जो ये बिगर गेम खेली जा रही है पर्दे के पीछे उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी एंड थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि असल में जियो पॉलिटिकल गेम खेली कैसे जाती है वर्ल्ड स्टेज पे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहला रीज़न है इस पूरी कन्फ्यूजन का, तो उसका नाम है कोर्सिव डिप्लोमेसी। और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ अपनी हिंदी भाषा में तो इसका मतलब है धमकी और दबाव की कूटनीति। सुनने में तो ये चीज़ें एक साथ ठीक नहीं बैठती, बट असल में ये ऐसा होता है। आम लोगों को लगता है कि जब दो देशों के बीच में ट्रूस या फिर सीज फायर साइन होता है तो इसका मतलब है कि लड़ाई ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है, बट जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। तो प्रोसेस ये होता है कि जब लड़ाई कुछ ज़्यादा लंबी खिंच जाती है तो उसके बाद एक पैनिक सेट होना स्टार्ट हो जाता है दोनों देशों में, स्पेशली जो उनकी इकोनॉमी होती है कि क्या इन लड़ाई को वो जारी रख सकते हैं आने वाले टाइम तक कि नहीं। एंड आनंद फानन में क्या करते हैं, दोनों देश अपने अपने डेलीगेशन भेजते हैं एक मेमोरेंडम या फिर एक पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए, ताकि इस लड़ाई में एक पॉज लगा सके। बट जो ये टॉक्स होती है ये कोई अलग पार्ट नहीं होता, बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि ये लड़ाई का ही एक पार्ट होता है। क्योंकि जब अमेरिकन और ईरानियन दोनों बैठते टेबल के ऊपर तो वो सिर्फ बातें नहीं करते, उनको चाहिए होता है लेवरेज दूसरी पार्टी के ऊपर कि कैसे वो दबाव डाल के अपनी बातें मनवा सके। और जब दोनों में से किसी एक को भनक लगती है कि एक पार्टी का जो हैंड है वो थोड़ा भारी है टॉक्स के बीच में, तो क्या होता है तुरंत ही दूसरी पार्टी टेबल छोड़ देती है और अगले दिन ही जो धमाके है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर बाद में इन्हीं स्ट्राइक्स का जो है वो डर दिखाया जाता है और ये बोला जाता है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम ऐसी तबाही मचाते रहेंगे और तुम्हारी इकोनॉमी कर देंगे बर्बाद। तो इसेंशियली क्या है कि जो ये मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही होती है दोनों देशों के बीच में, तो इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करा जाता है डिप्लोमेसी में, जहाँ पे ईरान कहते हैं कि तुरंत इस पूरे एरिया को खाली करो एंड ऑन द अदर हैंड अमेरिका कहता है कि जो है तुम्हारी जिद है न्यूक्लियर बम बनाने की तुम उसको छोड़ दो। बट आप भी सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान जब डायरेक्ट बात करते हैं सीज फायर साइन करते हैं तो फिर अचानक से जो बाकी के देश है उसमें धमाके क्यों स्टार्ट हो जाते हैं जिसका इस लड़ाई से डायरेक्टली कोई संबंध है भी नहीं। तो देखिए यहीं पे जो सेकंड बिगेस्ट रीजन है वो निकल कर आता है द शैडो नेटवर्क एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, या फिर जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा प्रॉक्सी नेटवर्क। तो देखिए ये एक मिथ है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्टली हो रही है, एक तरफ उनके सैनिक है दूसरी तरफ उनके सैनिक है एंड दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये वॉर बहुत ज्यादा डायनेमिक है और ईरान को भी इस बात का अच्छे से पता था कि उनके मिलिट्री स्टैंड आउट नहीं कर सकती, स्पेशली अमेरिका की इवन एक सिंगल ब्रांच के अगेंस्ट भी। तो ईरान ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड इस लड़ाई को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया। तो उन्होंने कई सारे ग्रुप खड़े करे हुए हैं, जैसे कि उनकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, यमन में उनके हुती रेबल्स और जो लेबनान है उनमें उनके हिजबुल्लाह। बट यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल कर आता है जो कि इनका नेचर है बाय डिफॉल्ट इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का। तो देखिए अगर आपको उनको सक्सेसफुल बनाना है, अगर आपने वैसे ऐसा होता है असल में कि अगर आपने कोई प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा करना है तो उनको आपको थोड़ी सी आज़ादी देनी पड़ेगी, मतलब कि वो वेट ना करे तुम्हारे ऑर्डर्स का कि वो चाहते क्या हो। एंड इसेंशियली एक चूरन बेचा जाता है उनको आज़ादी का कि तुम्हें अगर आज़ादी चाहिए तो तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। बट उस आज़ादी का थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि तुम्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी पड़ती है उस ग्रुप को, ताकि जितने भी इसेंशियल डिसीजन होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, वो एज सुन एज पॉसिबल ले सके बहुत ही ज्यादा जल्दी, बजाय कि वो वेट करे ऐसे ऑर्डर्स का जिनको इंटरसेप्ट भी करा जा सके। एंड हियर लाइज द डेंजर, उनकी जो ऑटोनॉमी होती है वो बिल्ड होती है उनके इंटरेस्ट के आसपास। तो जैसे कि हिजबुल्लाह है वो ईरान के लिए तब तक काम करेगा जब तक उनके खुद के इंटरेस्ट पूरे हो रहे होते हैं। बट जब वो ये देखते हैं टीवी पे कि दोनों देशों के बीच में ट्रीटी साइन हो रही होती है तो इसेंशियली इससे क्या होता है कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है कि जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे वो खतरे में आ जाता है एंड वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो हेंस आए दिन हम खबर देख रहे होते हैं कि हिजबुल्लाह ने दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया या फिर जितने भी अमेरिकन अलाइज है उनके ऊपर अटैक कर दिया मिसाइल से। और ये सेम केस ईरान के साथ नहीं है, ये सेम टैक्टिक अमेरिका भी आजमाता है। इनके जितने भी अलाइज है स्पेशली यूएई, जॉर्डन
सऊदी अरेबिया, जहाँ जहाँ पे अमेरिकन बेसिस होते हैं, मिलिट्री बेसिस होते हैं। तो जो ये कंट्रीज जो होस्ट कर रही है अमेरिकन मिलिट्री को अपने देश के अंदर, तो उनके भी अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। तो जब इन पीस टॉक्स को देखते हैं तो उनसे भी सहा नहीं जाता कि हमारे जो दुश्मन है उनको एक अपर हैंड मिल जाएगा। सो हैंस या तो वो खुद कभी कभी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं उन ग्रुप के अगेंस्ट जो ईरान के साथ अलाइड है, या फिर आउटराइट ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो भी सऊदी अरेबिया ने दी थी कि ईरान और जितने भी उसके दोस्त हैं उनके साथ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दो एज सून एज पॉसिबल। सो इससे जो साइकिल है, एंडलेस साइकिल, पहले पीस टॉक्स का, उसके बाद ये जो रीजनल प्रॉक्सीज है वो दोबारा लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं बिना अपनी मेन पार्टी को बताए। तो यही है जो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि इस वॉर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाता है। बट जो ये लड़ाई है ये सिर्फ मिलिट्री डोमिनेंस के लिए नहीं है, इसके पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रैप। एंड लेट मी टेल यू, इसका असर सीधा आपकी जेब के ऊपर भी पड़ रहा है। और इस रीजन का नाम है रीजन नंबर 3, द इकोनॉमिक चोक पॉइंट, जिसका असली नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल कॉरिडोर है, क्योंकि दुनिया में जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है और जितनी भी जगहों से वो जाता है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से दुनिया का 25% ऑयल ट्रैवल होता है, स्पेशली चाइना, इंडिया और बाकी के एशियन कंट्रीज में। और ये 25% बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है जब हम कंटेक्स्ट में लेते हैं कि इंडिया और चाइना में इकलौती बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, दुनिया की 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री। तो लड़ाई के टाइम पे क्या होता है कि अमेरिका लगाता है सैंक्शंस, जैसे कि वो हमेशा करता आ रहा होता है। तो जब वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है एंड जब ईरान को लगता है कि या तो अब उनकी इकोनॉमी बचेगी या तो उनका देश, तो वो उस प्रेशर को ईज करने के लिए क्या करते हैं कि जितनी भी शिप्स आ रही होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, या तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं या फिर उनसे जो एक टोल है वो वसूला जाता है कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, या फिर कभी कभी जो माइंस है उसको बिछा देते हैं ताकि जो ट्रेड है उसको करना महंगा हो जाए। सो आप सोच रहे होंगे कि महंगा करना ही क्यों है, ये रोक क्यों नहीं सकते। सो यहीं पे सबसे क्लेवर स्ट्रेटजी है ईरान की। वो इनडायरेक्टली क्या करना चाहते हैं कि जितनी भी शिपिंग कंपनीज होती है तो वो अपने कार्गो को इंश्योर कराने के लिए वो इंश्योरेंस ही लेते हैं और वो कई मिलियन डॉलर्स का पड़ता है। तो जब वो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो दैट मीन्स जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हेंस अपना जो प्रीमियम है वो उसको बढ़ा देते हैं। एंड गेस व्हाट, जो ये प्रीमियम होता है इसको एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर कर दिया जाता है कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस को बेयर करना नहीं चाहती। एंड इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और डायरेक्टली इसका असर पता है कहाँ पड़ता है, जितने भी स्टॉक मार्केट है अमेरिकन, यूरोप में, स्पेशली वेस्ट में, उनके ऊपर। तो जब उनको थोड़ा सा पैनिक सेट इन होता है एंड उनको लगता है कि उनका जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने वाला है, तब अमेरिका आता है टेबल पे बात करने के लिए एंड टेम्परेरी एक ऐसी ट्रूस को साइन करता है सो दैट जो ऑयल शिपिंग है उसको दोबारा से चालू करा जा सके एंड एज सुन एज पॉसिबल मार्केट को स्टेबलाइज करा जा सके। बट वही बात है कि जो बीमारी का असली रीजन है उसको सॉल्व ही करा जाता, द अंडरलाइंग पॉलिटिकल इशू, कि इस लड़ाई को असल में लड़ा जा क्यों रहा है। एंड जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो क्या होता है, पीस के बाद जो शांति होती है तो ये वाले इश्यूज बाहर निकल कर आ रहे होते हैं एंड दोबारा से जो ये मिलिट्री स्ट्राइक्स है एक दूसरे के ऊपर वो शुरू हो जाती है। सो अगर मैं समरी बताऊँ पॉइंट नंबर 3 का, कि ट्रूस होता है ऑयल और ट्रेड के लिए एंड जो लड़ाई होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए, और ये एक नेवर एंडिंग लूप है स्पेशली इस ईरान अमेरिकन वॉर में। तो ये लड़ाई जा कहाँ पे रही है असल में? एज ऑफ नाउ जुलाई 31, 2026, तो अभी क्या हुआ है, ईरान ने अमेरिका के जो एयर बेसिस थे जॉर्डन में उसके ऊपर अटैक कर दिया एंड इसका बदला लेने के लिए जितने भी कमांड नोड्स होते हैं जहाँ से ऑर्डर पास होता है ईरान के अंदर, उनके ऊपर स्ट्राइक करी है। एंड एट द सेम टाइम दोनों देशों के डिप्लोमेट इस्लामाबाद में बैठ के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं ताकि इसको और एस्केलेट करा जा सके। एंड आई थिंक जो फ्यूचर है वो इसी तरफ जा रहा है, एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन में, जहाँ पे पहले तो लड़ाई स्टार्ट होगी, देन उसके बाद फिर पार्टियां बैठेंगी उसको थोड़ा कम कराने के लिए, बट देन दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी कि किसी की जो फीलिंग है वो हर्ट हो गई है या किसी के इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे, और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाला है। रिमेंबर जब मैंने बताया था कि दुनिया का जो ऑयल फ्लो होता है वो 25% वाला इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो अगर मैं इस डेटा को थोड़ा और एक्सपेंड करूँ तो हमने जितनी अपनी इकोनॉमी बिल्ड करी है भारत ने वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का राउंड करी है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा 80 to 85% जितना भी क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है वो हम इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होती है तो इनडायरेक्टली इससे इंश्योरेंस बढ़ते हैं एंड वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाते हैं। और क्रूड ऑयल से मतलब मेरा ये नहीं है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जो क्रूड ऑयल होता है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर आता है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि प्लास्टिक के जितने भी वाटर बोटल्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, खिलौने होते हैं, इवन हमारी क्लोथिंग के अंदर जो पॉलिस्टर, नायलॉन या स्पेंडेक्स होता है, इवन जो मल्टीविटामिन पिल्स होती है, आईवी बैग्स होते हैं, और कॉस्मेटिक में जो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू होते हैं, वो उनके अंदर जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोडक्ट से निकल कर आते हैं।
और यू कैन से कि एक क्रूड ऑयल से हम 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मार्केट को सपोर्ट करते हैं और कई लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। सो यस, जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो क्रूड ऑयल के दाम तो बढ़ते हैं, बट इनडायरेक्टली जो कॉस्ट है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाती है और उसका रिपल इफेक्ट सबकी जेब पे आता है। सो इवन तो लड़ाई हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी के ऊपर जरूर होता है। बट एक चीज जिसका साइड इफेक्ट भारत ने भी नहीं देखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छे कोर्ट को जस्टिफाई भी करता है, chaos is a ladder, तो वेल वही भारत के साथ हुआ है। जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी इन दोनों देशों के बीच में, तो उसने ना एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट किया था कि जितने भी शिपिंग कंपनीज हैं, कार्गो कंपनीज, वो पैनिक में आ गई। एंड जब उन्होंने देखा कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है जो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप के साथ, एंड वहाँ पे जो अपने कार्गो शिप्स है वो उसको डॉक करते थे, तो वेल अब लड़ाई की वजह से तो वो कर सकते थे नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि जितने भी कार्गो शिप्स था वो डंप करने लग गए इंडिया के अंदर, स्पेशली हमारा गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट्स में। एंड विद इन अ फर्स्ट वीक दोनों पोर्ट्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कार्गो को रिसीव कर रहे थे। बट गेस व्हाट, ये chaos एक लैडर की तरह था। भारत ने दिमाग लगाया कि हम एक ऐसा मिडिल ग्राउंड बन सकते हैं जहाँ पे ना कभी लड़ाई स्टार्ट होती है और वेल दुनिया हमको जानती है एक शांतिप्रिय देश के रूप में, तो क्यों ना उसको लेवरेज करे अब ट्रेड के अंदर भी। और फिर इस इवेंट से कुछ ऐसे चेन रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जो कि अगर हमने अपने कार्ड्स को अच्छी तरीके से खेला टाइम और पेशेंस के साथ, तो जो रोल मिडिल ईस्ट प्ले कर रहा था अब वो भारत भी प्ले कर सकता है आराम से। और अगर आपको ट्रूली इसके बारे में डिटेल में जानना है, सो डू चेक दिस वीडियो आउट। और अगर वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड इससे पहले मैं जाऊँ तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस टाइम पे जो कमेंट आया था मेरे चैनल को लेके कि मेरा चैनल इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो थोड़ा खोजबीन और थोड़ा अंदर झांकने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि जो कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ वो इतना यूनिक है कि इवन एल्गोरिथम को नहीं पता कि वो किस लोगों को रिकमेंड करे। एंड एक्टिवली मेरा जो भी चैनल है वो अभी सेकंड स्टेज में है डिस्कवरेबिलिटी पे। सो अगर आपको कोई भी नोन है या फिर इवन कोई ग्रुप है व्हाट्सएप या इवन कहीं पे भी जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है या फिर वो किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिनका भी सेम इंटरेस्ट है मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग, सो प्लीज डू शेयर माई वीडियो इन दैट ग्रुप। इससे जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको पॉजिटिव साइंस मिल जाएंगे कि मेरी वीडियो किन लोगों को रिकमेंड करनी चाहिए। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।